प्यारे विद्यार्थियों, कल अभी कुछ दिनों पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो कक्षा 10 के जो परिणाम आए हैं उसमें अपने विद्यालय का छात्र हेमंत बुनकर ने अच्छा प्रदर्शन और करके 97.67% के साथ अपने क्षेत्र समाज का नाम रोशन किया। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप भी उसी प्रकार से इससे भी अच्छा रिजल्ट इस बार आप दोगे। मुझे ऐसी आपसे पूर्ण उम्मीद और आशा है। अब प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो चैप्टर चल रहा था वो 12वां चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर का नाम था प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। अब तक अपन ने इस चैप्टर के अंतर्गत ये पढ़ लिया है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण अपन ने अच्छे से अध्ययन कर लिया था। उसके बाद अपन ने सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों में सबसे पहले अध्ययन किया था अपन ने वनों का। अब उसके बाद अपन वन्य जीवों का भी अध्ययन करेंगे, फिर जल का अध्ययन करेंगे और अंत में पढ़ेंगे कोयला एवं पेट्रोलियम। तो अपना जो पॉइंट चल रहा था वनों का संरक्षण, उसमें अपन ने इसको यहां तक कंप्लीट कर लिया था कि वनोन्मूलन के क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं और वनों के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा सामाजिक वानिकी, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐसा पॉइंट है जहां से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अब तक इस टॉपिक में से 2-3 बार एग्जामों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि सामाजिक वानिकी क्या होती है और सामाजिक वानिकी के घटक लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक वानिकी सबसे पहले मैं सीधे शब्दों में बताऊं तो सामाजिक वानिकी से मतलब होता है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे तो उसका लाभ गांव वालों को भी मिलेगा, उस क्षेत्र में रहने वाली जनता को भी मिलेगा। अब सामाजिक वानिकी है क्या? तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे देश के अंदर प्रतिवर्ष 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर प्रतिवर्ष वृक्षारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। हमारे देश में 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर प्रतिवर्ष वृक्षारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, क्योंकि इससे पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाया जा सकता है। क्योंकि अधिक से अधिक वृक्षारोपण होंगे तो इससे पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहेगा। और इस लक्ष्य की पूर्ति केवल और केवल किससे संभव है? तो आपको बताना है सामाजिक वानिकी से ही संभव है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे देश में प्रतिवर्ष 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाया जा सकता है और इस लक्ष्य की पूर्ति सामाजिक वानिकी से ही संभव है। अब प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक वानिकी से क्या होगा? एक तो वन क्षेत्रों के अंदर विस्तार होगा और वन क्षेत्रों में विस्तार होने के साथ साथ जो स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, अर्थात रोजगार का भी सृजन होगा। क्योंकि जब इतनी मात्रा में पेड़ पौधे लगेंगे तो उनको लगाने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होगी और जब ये पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे तो इनसे हमें कई प्रकार के महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त होंगे। तो हमारे देश में 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर प्रतिवर्ष वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाया जा सके। लेकिन इस लक्ष्य की पूर्ति केवल और केवल किससे संभव है? तो सामाजिक वानिकी से संभव है। अर्थात सामाजिक वानिकी से न केवल वन क्षेत्रों में ही वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय वन नीति से पूर्व जो राष्ट्रीय कृषि आयोग है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी किसको अपनाने का सुझाव दिया था? तो आपको बताना है सामाजिक वानिकी को अपनाने का सुझाव दिया। अर्थात राष्ट्रीय वन नीति से पूर्व राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी सामाजिक वानिकी को अपनाने का सुझाव दिया और सामाजिक वानिकी से वन क्षेत्रों के अंदर विस्तार तो होगा ही होगा, साथ ही वनों से प्राप्त होने वाली जैसे जलाऊ लकड़ियां हैं, इसके अलावा चारा है, ये भी प्राप्त होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक वानिकी को लोगों के लिए और लोगों के द्वारा कार्यक्रम के रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई।
तो सामाजिक वानिकी को लोगों के लिए और लोगों के द्वारा कार्यक्रम के रूप में भी इसको क्या मिली, मान्यता मिली। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि सामाजिक वानिकी से क्या तात्पर्य है, तो आपको बताना है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्षेत्र पर वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है ताकि पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाया जा सके। इससे क्या होगा, और इस लक्ष्य की पूर्ति केवल किससे संभव है, सामाजिक वानिकी से संभव है। अब इससे न केवल वन क्षेत्रों में विस्तार होगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय वन नीति से पूर्व राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी सामाजिक वानिकी को अपनाने का सुझाव दिया और इससे स्थानीय लोगों को लकड़ियां, चारा आदि जैसी चीजें प्राप्त होती है और इसको लोगों के लिए और लोगों के द्वारा कार्यक्रम के रूप में भी इसको मान्यता प्राप्त हुई। अब प्रश्न दूसरा पॉइंट यहां से यह बढ़ता है कि सामाजिक वानिकी के घटक क्या क्या हैं। तो ये एग्जाम में प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुका है कि सामाजिक वानिकी के घटक। तो प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक वानिकी के 3 प्रमुख घटक होते हैं, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में अक्सरतः पूछा जा चुका है और इसका 100% चांस रहता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये प्रश्न पूछे जाने का कि सामाजिक वानिकी के घटक लिखिए। अब आपसे 2 घटक पूछ ले, कोई एक घटक पूछ ले, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको तीनों घटक इसके पता होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक वानिकी के 3 प्रमुख घटक होते हैं। सबसे पहला होता है कृषि वानिकी, सबसे पहला होता है कृषि वानिकी। सेकंड नंबर के ऊपर आप बताओगे वन विभाग के द्वारा, वन विभाग के द्वारा सार्वजनिक स्थान। अच्छा, अब आप बताओगे भाई सार्वजनिक स्थान कौन कौन से होते हैं, जो सभी लोगों के लिए होते हैं। तो इसके अंदर आप बताओगे क्या, जैसे अस्पताल हो गया, इसी प्रकार कोई जैसे कोई विद्यालय हो गया, कोई नहर हो गई, सड़कें हो गई, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं। तो वन विभाग के द्वारा सार्वजनिक स्थान जैसे अस्पताल, विद्यालय, नहर, सड़कों आदि के आसपास वृक्षारोपण करना, वृक्षारोपण करना। और नंबर 3, ग्रामीणों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा सार्वजनिक स्थानों के ऊपर क्या करना, वृक्षारोपण करना। अब वन विभाग का एक थोड़ी दायित्व है, हम सब रहने वाले जो भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो भी लोग हैं वो भी क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि सामाजिक वानिकी क्या होती है और सामाजिक वानिकी के घटक लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखना है। तो सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं, तो आप बताओगे हमारे देश में प्रतिवर्ष 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर प्रतिवर्ष वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य की पूर्ति केवल और केवल सामाजिक वानिकी से ही की जा सकती है। अब सामाजिक वानिकी से जो पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा, इससे रोजगार के क्षेत्रों में वृद्धि होगी और साथ साथ वन क्षेत्रों का विस्तार होगा। राष्ट्रीय वन नीति से पूर्व राष्ट्रीय कृषि आयोग ने भी सामाजिक वानिकी को अपनाने का क्या दिया, सुझाव दिया। अब प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक वानिकी से जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनको वनों से जलाऊ लकड़ियां और चारा आदि प्राप्त होगा और इसे लोगों के लिए और लोगों के द्वारा कार्यक्रम के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हुई। अब प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक वानिकी के 3 प्रमुख घटक होते हैं। पहला कृषि वानिकी, दूसरा वन विभाग के द्वारा सार्वजनिक स्थान जैसे अस्पताल, विद्यालय, नहर, सड़कें आदि पर वृक्षारोपण करना, और 3rd ग्रामीणों के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर भी वृक्षारोपण करना। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों वन्य जीव। अब तक अपन ने पढ़ा है वन, प्राकृतिक संसाधनों में सबसे पहले अपन ने वनों का अध्ययन कर लिया कि वन क्या होते हैं, वन हमारे लिए किस प्रकार से सहायक होते हैं, वनोन्मूलन क्या होता है, झूम खेती क्या होती है और वनों को संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए जा सके हैं, और वनों के संरक्षण के हेतु किया गया प्रयास क्या है, सामाजिक वानिकी, वो भी अपन ने अध्ययन कर लिया। अब अपन अध्ययन करेंगे वन्य जीवों के बारे में। वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण। अब प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो अपन को देखो नाम से पता चलता है कि वन्य जीवों से तात्पर्य क्या होता है। तो भाई वन्य जीवों से तात्पर्य उन जीवों से है जो अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं, और वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास होता है वन, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से अपने प्राकृतिक आवास में विचरण कर सकते हैं। ऐसे जीव वन्य जीव कहलाते हैं। जैसे अपन को सबको पता है, जैसे हिरण हो गया,
गैंडा हो गया, बब्बर शेर हो गया, भालू हो गया, ये सभी वन्य जीवों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं या स्वतंत्र रूप से रहते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, भारत एक ऐसा देश है, अब भारत के अंदर चाहे धार्मिक आधार पे लोगों को देख लो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के अंदर देख लो, चाहे यहाँ पे जैव विविधता के क्षेत्र में देख लो, चाहे जलवायु के क्षेत्र में देख लो, तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अर्थात जीव जंतु और पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियां भारत में पाई जाती है। इसका एक एग्जाम्पल देखें तो भारत की जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, लेकिन यहाँ पर जो कुल जैव विविधता पाई जाती है वो लगभग 8.1% यहाँ पर कुल जैव विविधता पाई जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि भारत जैव विविधता से एक संपन्न देश है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, क्योंकि भारत का जो क्षेत्रफल वो 2.4% है पूरे विश्व का, लेकिन पूरे विश्व की जैव विविधता का यहाँ 8.1% भाग यहाँ पाया जाता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कुछ वर्षों से मानव ने जंगलों का विनाश करना शुरू कर दिया है, वनों को नष्ट करना शुरू कर दिया है, पेड़ पौधों को नष्ट करना शुरू किया है। इससे वन्य जीवों की संख्या में निरंतर कमी आई है और कई प्रजातियां तो ऐसी हैं जो विलुप्त हो गई है और कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। अतः हमें समय रहते वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में वन्य जीवों की कई प्रजातियां हमारे देश में विलुप्त हो जाएंगी। अब प्रश्न ये उठता है कि वन्य जीवों के संरक्षण के, आज वन्य जीवों को विलुप्त होने के क्या कारण है? भाई अपन को इसमें 3 पॉइंट पढ़ने हैं। सबसे पहला पढ़ना है कि वन्य जीवों से तात्पर्य क्या है, जिसके बारे में अभी अपन ने डिस्कशन किया। दूसरा पॉइंट यह बनता है कि वन्य जीवों के विलुप्त होने के भाई कारण क्या है, आज वन्य जीवों की संख्या में क्यों कमी आ रही है। और तीसरा अपन को यह पढ़ना है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अब तक अपने देश में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए, अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब तक क्या प्रयास किए गए, इनका भी अपन विवेचना इसमें करेंगे। तो अब अपन बात करते हैं वन्य जीवों के नष्ट होने के कारण, या कह सकते हो वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला कारण तो ये निकल के आता है, सबसे प्रमुख, कि वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का क्या होना? नष्ट होना। यह सबसे बड़ा कारण है वन्य जीवों के विलुप्त होने का। अब इनके प्राकृतिक आवास कौन है? तो आप बताओगे वन है, जंगल है, जिसमें ये वन्य जीव रहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ तो प्राकृतिक कारण है और कुछ मानव निर्मित कारण हो गए, जिनके द्वारा भी इनके आवास नष्ट हो रहे हैं। तो प्राकृतिक कारणों के अंदर जैसे भूकंप है, बाढ़ है, इसके अलावा यहाँ पे ज्वालामुखी है, तो ये तो सूखा पड़ना है, सूखा पड़ना। तो ये ऐसे कारण हैं जिनके कारण वन्य जीवों के आवास नष्ट हो जाते हैं, जिनसे इनकी कई प्रजातियां फिर विलुप्त होने का खतरा झेलती है। तो वन्य जीवों के विलुप्त होने का पहला कारण हो गया कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, सूखा पड़ना आदि के कारण वन्य जीवों के उन प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, कुछ मानव, अब मानव क्या कर रहा है? धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिससे मानव आवास के लिए, कृषि के लिए और उद्योगों के लिए आज वनों का तीव्र गति से विनाश कर रहा है। इसके कारण वन्य जीवों की संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है। तो मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण ये अपने आवास, कृषि और उद्योगों के लिए वन क्षेत्रों को निरंतर नष्ट कर रहा है। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं जैसे बांध का निर्माण करना, सड़क निर्माण करना, रेलवे लाइन डालना,
ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भी जीव जंतुओं के रहने के स्थान काफी मात्रा में नष्ट हो रहे हैं, अर्थात वन क्षेत्र नष्ट होते जा रहे हैं। इसके कारण भी वन्य जीवों की संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है। तो आप बता सकते हो कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण के कारण भी वन्य जीवों के विलुप्त होने का खतरा आज बढ़ गया है। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, वन्य जीवों का अवैध शिकार, वन्य जीवों का अवैध शिकार किया जा रहा है, इसके कारण भी वन्य जीवों की संख्या में क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसके अलावा मानव और वन्य जीवों में संघर्ष, मानव व वन्य जीवों के बीच में क्या होना, संघर्ष होना, अर्थात अभी जब इन वन्य जीवों के आवास नष्ट हो जाएंगे तो ये वन्य जीव खाएंगे, आबादी जहां पे मनुष्य रहते हैं वहां आएंगे, और वहां आएंगे तो वन्य जीव और मनुष्य के बीच में संघर्ष होगा, तो इसलिए वन्य जीवों को मार दिया जाता है। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, अपन को पता है कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन जैसी समस्या बढ़ रही है, जिससे कई समुद्रों में रहने वाली जीव जंतुओं की प्रजातियों का रहना मुश्किल हो गया है। और आजकल क्या समुद्रों के नीचे से विभिन्न प्रकार के तेलों का खनन किया जा रहा है पाइपलाइनों के द्वारा। कई बार जब इन पाइपलाइनों में रिसाव हो जाता है तो पता भी नहीं चलता, और जो तेल होता है वो पूरे समुद्र में फैल जाता है, जिससे कई समुद्री जीवों की जो समुद्री जीव है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये सभी के सभी कारण हो गए वन्य जीवों के नष्ट होने के कारण। पहला कारण आपको पूछे तो बताना है भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, सूखा पड़ना जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट होते जा रहे हैं। दूसरा कारण जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य आवास, कृषि उद्योगों के लिए भूमि निकाल रहा है, जिससे वन क्षेत्र निरंतर नष्ट होते जा रहे हैं। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, वन्य जीवों का अवैध शिकार करने से भी वन्य जीव की संख्या में क्या आई है, कमी आई है। मानव और वन्य जीवों के बीच में संघर्ष होने के कारण भी वन्य जीवों की संख्या में निरंतर क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसी प्रकार विश्व उष्णन, जिसे अपन कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं के कारण। इसके अलावा आप बता सकते हो निरंतर पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण भी वन्य जीवों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपन ने पढ़े वन्य जीवों के नष्ट होने के कारण या विलुप्त होने के कारण। अब अपन पढ़ेंगे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अब तक क्या क्या प्रयास हुए हैं। तो पहले तो बात करते हैं अपने भारत की। पहले तो भारत अपने देश की बात करेंगे, फिर अपन अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे। तो भारत के अंदर सबसे पहले वन्य जीवों का संरक्षण 1952 से 1972 की वन नीति के अंतर्गत होता था। तो प्रारंभ में तो भारत के अंदर वन्य जीवों का संरक्षण जो होता था वो 1952 से और 1972 की वन नीति के अंतर्गत होता था। लेकिन आगे चल के 1972 में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत में एक अधिनियम बनाया गया, और उस अधिनियम का नाम है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। तो अब आपसे प्रश्न भी बढ़ सकता है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया, तो आपको बताना है 1972। भाई प्रारंभ में तो भारत के अंदर जो वन्य जीवों का संरक्षण होता था वो 1952 से 1972 की वन नीति के अंतर्गत हो गया, और फिर 1972 में अलग से कई संशोधन करके एक अलग से अधिनियम बनाया गया 1972 का वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। और विश्वव्यापी स्तर पर अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक संस्था का गठन हुआ जिसका नाम है IUCN, और इसका पूरा नाम आई से बढ़ता है इंटरनेशनल, यू से बढ़ता है यूनियन फॉर, सी से बनता है कंजर्वेशन, और एन से बढ़ता है नेचर एंड ATURE IUCN। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, और कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि IUCN का पूरा नाम लिखिए, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और हिंदी में अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। प्यारे विद्यार्थियों, इसका गठन
नाम लिखो और इसका गठन कब किया गया? तो IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अर्थात अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, और इसका गठन किया गया था 1948 में। अब प्यारे विद्यार्थियों, इस संस्था ने वन्य जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, सभी का अध्ययन करने के बाद एक 1972 के अंदर एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसका नाम है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, या हिंदी में आप बोल सकते हो लाल आंकड़ा पुस्तक। डाटा का मतलब हो गया आंकड़ा और बुक का मतलब हो गया पुस्तक। तो प्यारे विद्यार्थियों, IUCN संस्था ने विश्व की सभी प्रजातियों का अध्ययन करके 1972 में एक बुक का प्रकाशन किया जिसका नाम है रेड डाटा बुक या लाल आंकड़ा पुस्तक का प्रकाशन किया। इस पुस्तक के अंतर्गत सभी विलुप्त प्रजातियों का और सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। पूछ ले कि लाल आंकड़ा पुस्तक क्या है या फिर रेड डाटा पुस्तक किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि रेड डाटा पुस्तक के अंदर सभी विलुप्त और संकटापन्न प्रजातियों का इसके अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है, जो IUCN के द्वारा वर्ष 1972 में इसका प्रकाशन किया गया। अब प्यारे विद्यार्थियों, IUCN ने विश्व की समस्त प्रजातियों को संरक्षण की दृष्टि से 5 वर्गों में बांटा। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि IUCN ने विश्व की समस्त प्रजातियों को संरक्षण की दृष्टि से कुल 5 वर्गों में बांटा। अब 5 वर्ग वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे आता है विलुप्त प्रजातियां। विलुप्त प्रजातियां। सेकंड नंबर के ऊपर आती है संकटापन्न प्रजातियां। संकटापन्न प्रजातियां। इसी प्रकार थर्ड नंबर के ऊपर आती है आपके सभेद्य प्रजातियां। सभेद्य प्रजातियां। नंबर 4 के ऊपर आती है दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियां। और नंबर 5 के ऊपर आती है अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां। अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां। अब इन 5 के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम के लिए। 1 नंबर का छोटा भी बनता है और 3 नंबर का एक बड़ा प्रश्न भी यहां से बनता है। छोटा प्रश्न तो इस तरीके का बनता है कि IUCN द्वारा वर्गीकृत प्रजातियों के नाम लिखो। तो आपको बताना है IUCN द्वारा वर्गीकृत कुल 5 प्रजातियां हैं। विलुप्त प्रजातियां, संकटापन्न प्रजातियां, सभेद्य प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां और अंत में अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां। अब विलुप्त प्रजातियां क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? नाम से पता चला है विलुप्त अर्थात ऐसी प्रजातियां जिनका अस्तित्व वर्तमान में नहीं है, अर्थात ये वर्तमान में इस पृथ्वी पर जीवित नहीं है। ऐसी प्रजातियां विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में आती है। तो आप सीधी सी परिभाषा दोगे कि ऐसी प्रजातियां जिनका अस्तित्व वर्तमान में नहीं है, जो अब इस पृथ्वी पर वर्तमान में जीवित नहीं है, ऐसी प्रजातियां विलुप्त प्रजातियां कहलाती है। जैसे डायनासोर, इसके अलावा राइनिया पादप। राइनिया पादप, तो डायनासोर एक जंतु प्रजाति है और राइनिया एक पादप प्रजाति है जो इस समय विलुप्त प्रजातियों की कैटेगरी में आती है, जो इस स्थिति में वर्तमान में नहीं है। कई बार परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि कोई 2 विलुप्त प्रजातियों के नाम लिखो, कोई 2 संकटापन्न प्रजातियों के नाम लिखो। यहां से एग्जाम में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं विलुप्त और संकटापन्न में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब संकटापन्न प्रजातियां क्या होती है? ऐसी प्रजातियां जिनका समय रहते संरक्षण नहीं किया गया, तो आने वाले समय में ये किसकी कैटेगरी में आ जाएंगी? विलुप्त की कैटेगरी में आ जाएंगी भाई। तो आपको बताना है कि ऐसी प्रजातियां जिनका समय रहते यदि संरक्षण नहीं किया गया, तो आने वाले समय में ये विलुप्त हो जाएंगी। ऐसी प्रजातियां संकटापन्न प्रजातियां कहलाती है। जैसे गैंडा है, इसी प्रकार बाघ है, गोडावन है, इसी प्रकार बब्बर शेर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐसी प्रजातियां हैं जिनका समय रहते यदि संरक्षण नहीं किया गया, तो आने वाले समय में ये विलुप्त हो जाएंगी। ऐसी प्रजातियां संकटापन्न प्रजातियां कहलाती है। अब बात करेंगे सभेद्य प्रजातियों की। तो ऐसी प्रजातियां यदि इनका समय रहते संरक्षण नहीं किया गया, तो
तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाएंगी? संकटापन्न प्रजातियों की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो ऐसी प्रजातियां कहलाती है सभेद्य प्रजातियां, अर्थात ऐसी प्रजातियां जिनका समय रहते यदि संरक्षण नहीं किया गया तो ये संकटापन्न हो जाएंगी। ऐसी प्रजातियां सभेद्य प्रजातियां कहलाती है। और दुर्लभ प्रजातियां क्या होती है? ऐसी प्रजातियां जो विश्व में या कुछ गिने चुने स्थानों पर ही पाई जाती है, अर्थात इनकी संख्या सीमित होती है और ये विश्व में गिने चुने स्थानों पर ही पाई जाती है। ऐसी प्रजातियां दुर्लभ प्रजातियां कहलाती है। जैसे विशाल पांडा। विशाल पांडा एक कैसी प्रजाति है? तो आपको बताना है एक दुर्लभ प्रजाति है। इसी प्रकार अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियों का मतलब क्या है? कि ऐसी प्रजातियां जो इस पृथ्वी पर तो मौजूद है लेकिन इनके वितरण और विस्तार के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं है। तो ऐसी प्रजातियां कहलाती है अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां, जिनके एग्जाम्पल अपन दे नहीं सकते क्योंकि अभी इनकी खोज वैज्ञानिकों के द्वारा ही नहीं की गई है। हाँ, इस पृथ्वी वैज्ञानिक मानते हैं कि इस पृथ्वी पर अनेकों प्रजातियां अभी भी मौजूद है लेकिन उनके वितरण और विस्तार के बारे में अभी पूर्णतः जानकारी नहीं है। तो ऐसी प्रजातियां अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियों की कैटेगरी में आती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कुछ संस्थाएं कार्यरत हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान जिसको अपन बोलते हैं नेशनल पार्क। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बताओ कौन कौन सी संस्थाएं कार्यशील है? तो एक राष्ट्रीय उद्यान आ गए इसके अंतर्गत, एक आते हैं अभ्यारण्य जिनको अपन बोलते हैं सेंचुरी, अभ्यारण्य। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। और एक आपके आते हैं ओरण। अब यहां से परीक्षा में प्रश्न ये बनता है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, या पूछ रहे कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन कौन सी संस्थाएं क्रियाशील है? तो आपको बताना है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व और ओरण आदि बनाए गए हैं। अब इनके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। गुड बाय।